पहली जंग अजीम नवंबर 1918 में खत्म हो जाती है, जिसके बाद पेरिस में पीस कॉन्फ्रेंस होती है। मार्शल फॉच ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस पर साइन करने के बाद कहता है, ये अमन नहीं है, ये 20 साल की जंग बंदी है। जब पहली जंग अजीम का इख्तिताम हुआ तो शिकस्त खुर्दा सेंट्रल पावर्स पर बहुत सख्त शराइत आयद कर दी जाती हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर को खत्म कर दिया जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के मुताबिक जर्मनी अपनी कॉलोनीज और कई इलाके गंवा देता है। इससे खास तौर पर पोलैंड को फायदा पहुंचता है। पोलैंड को दोबारा बनाया जाता है। जर्मनी को 2 हिस्सों में काटते हुए समंदर तक रसाई हासिल कर लेता है। जर्मनी की आर्म्ड फोर्स पर पाबंदी लगा दी जाती है। उसकी आर्मी अब सिर्फ 1 लाख फौजी रख सकती है और बाकी तमाम फौजियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। उनमें हिटलर भी शामिल होता है, जो अब बेरोजगार हो चुका है। एयर फोर्स और भारी असलहे पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। आखिर में जर्मनी और उसके इत्तेहादी जंग के जिम्मेदार ठहराए जाते हैं और अब उन्हें ही इस जंगी नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। इस ट्रीटी को जर्मनी के लोग अपने लिए जिल्लत के तौर पर देखते हैं। जर्मनी के लिए सिर्फ एक काम अच्छा हुआ था कि उसकी सरजमीन पर कोई लड़ाई नहीं हुई, जिसकी वजह से जर्मनी का बुनियादी ढांचा और इंडस्ट्रीज महफूज रहीं। फातिहीन भी इस ट्रीटी को कबूल करने पे यकजा नहीं होते। इटली में लोगों के अंदर गम गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें वो सारे इलाके हासिल नहीं हुए जिसका वादा इत्तेहादियों ने किया था। इटली की इस जंग में तकरीबन 6 लाख फौजी भी मारे गए और उन्हें फायदा बहुत कम हुआ। इटली के लोग सोचते हैं उनके साथ एलाइज ने धोखा किया है। अमेरिकी सेनेट वुड्रो विल्सन के खिलाफ वोट करती है और वर्सेलिस ट्रीटी को मंजूर नहीं करती, जिसकी वजह से अमेरिका न्यू लीग ऑफ नेशंस में शामिल नहीं होता। इस बैनुल-अक़वामी इदारे का मकसद कौमों के दरमियान इत्तेहाद और बाहिमी अमन और अमान को बरकरार रखना है। जबकि रशिया, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन और सिविल वॉर के बाद यूएसएसआर बन जाता है, उसे लीग ऑफ नेशंस में शामिल नहीं किया जाता है। अपने यूरोपीय इलाके खोने के बाद कमजोर पड़ जाने वाला रशिया बढ़ते हुए कम्युनिज्म की वजह से खुद को अलग थलग महसूस करता है। यूनाइटेड किंगडम अपनी अजीमुल शान सल्तनत को कंट्रोल करने में लग जाता है, जो दुनिया की 1/4 रकबे पर फैली हुई है। फ्रांस, जिसके शुमाली इलाका जात जंग से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, वर्सेलिस ट्रीटी को बरकरार रखने के लिए इत्तेहादियों को इकट्ठा नहीं कर पा रहा, जिसे जर्मनी के लोग पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। जर्मनी पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है और वो उस कर्जे की फर्स्ट पेमेंट अदा करने के लिए बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट कर लेता है, जिससे उसकी करेंसी मार्क डिवैल्यू होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद जर्मनी जंगी मुआवजों की अदायगी में सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। इसके जवाब में फ्रांस और बेल्जियम, जो अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए इन मुआवजों पर इन्हिसार करते हैं, एक इंडस्ट्रियल इलाके रूर पर कब्जा करने के लिए फौज भेजते हैं। फ्रांस और बेल्जियम रूर पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें मुजाहमत का सामना करना पड़ता है। रूर के लोग एहतजाज करते हैं और काम करने से इनकार कर देते हैं और फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, जिससे जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन अपने उरूज पे पहुंच जाता है। $1 जो 1914 में 4 मार्क्स के बराबर होता है, नवंबर 1923 में 42 ट्रिलियन मार्क्स का हो जाता है। कागज पे छपने वाली करेंसी उस कागज से भी ज्यादा सस्ती हो जाती है। अमेरिका और बरतानिया जर्मनी के कर्जे को एडजस्ट करने के लिए एक प्लान बनाते हैं और उसे कर्जा देने का फैसला करते हैं, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सके। अमेरिका उसके बाद जर्मनी को कर्जा देता है, जिसके बाद जर्मनी से फातिहीन को जंगी जुर्माने की अदायगी बहाल हो जाती है। वो फातिहीन खुद भी जंग के दौरान अमेरिका से असलहा उधार खरीदते हैं, इसलिए वो भी अमेरिकी कर्ज में डूबे होते हैं और वो भी अमेरिका को कर्ज वापस करते हैं। इस तरह अमेरिका वर्ल्ड इकोनॉमी की बैकबोन बन जाता है। 1 साला इस्लाहात के बाद आखिरकार जर्मनी की इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है। तनाव का माहौल इख्तिताम पजीर होता है और जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस में शामिल कर लिया जाता है। जंग के बाद इटली की अवाम मुल्क की कमजोर इकोनॉमी और गवर्नमेंट से खुश नहीं होते हैं। इटली में एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी मुसोलिनी की एंट्री होती है, जो कहता है मैं हर चीज फिक्स कर दूंगा। अवाम मुसोलिनी की फैशिस्ट पार्टी को सपोर्ट करती है। 1922 में मुसोलिनी की फैशिस्ट पार्टी रोम पर चढ़ाई कर देती है, जिसके नतीजे में मुसोलिनी इटली का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। 1928 में मुसोलिनी की फाशिस्ट पार्टी तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदी लगाकर डिक्टेरियल पावर हासिल कर लेती है। इस तरह मुसोलिनी इटली का डिक्टेटर बन जाता है। 1929 में न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट क्रैश हो जाती है।
یہ حادثہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے معاشی بحران کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ حادثہ عالمی سطح پر اثر انداز ہوتا ہے، جسے گریٹ ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے۔ جرمنی اس سے بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اس کے 30% عوام بے روزگاری کا شکار ہو جاتے ہیں اور غربت پھوٹ پڑتی ہے۔ لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، بچے کھانا نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہوتے ہیں۔ موجودہ گورنمنٹ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اور اس سے شدت پسندی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ 1932 کے لیجسلیٹو الیکشنز میں فار رائٹ NSDAP جیت جاتی ہے، جسے نازی پارٹی بھی کہا جاتا ہے۔ جرمنی کا پریزیڈنٹ نازی پارٹی کی یہ کامیابی دیکھ کر نازی پارٹی کے پریزیڈنٹ ایڈولف ہٹلر کو چانسلر بنا دیتا ہے۔ 1933 میں وہ تمام اپوزیشن کو نکال کر ڈکٹوریل پاور حاصل کر لیتا ہے۔ اب جرمنی کی گورنمنٹ کا فل کنٹرول اس کے پاس ہے۔ ویمر ریپبلک کی جگہ تھرڈ رائش لے لیتا ہے۔ ہٹلر کا مقصد جرمن لوگوں، جنہیں وہ سب سے برتر سمجھتا ہے، ایک عظیم قوم کی صورت میں یکجا کرنا ہوتا ہے۔ ہٹلر ورسیلس ٹریٹی کو شدید ناپسند کرتا تھا اور اس میں لگائی گئی تمام پابندیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جرمنی لیگ آف نیشنز کو چھوڑ دیتا ہے، جنگی جرمانے کی ادائیگی بند کر دیتا ہے، ایئر فورس پر لگائی گئی پابندیاں ختم کر دیتا ہے اور ہر شہری کے لیے فوج میں خدمت انجام دینے کا قانون کانسکرپشن بحال کر دیتا ہے۔ ملٹری کو اسٹرانگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رائن لینڈ، جو کہ نو ملٹری ایریا ہوتا ہے، ہٹلر اس میں آرمی کو بھیجتا ہے اور ان کو آرڈر دیتا ہے کہ اگر الائز مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آ جائیں تو فوراً واپس آ جانا، لیکن الائز سامنے نہیں آتے ہیں۔ 1935 میں اٹلی کولونیل ایکسپینشن کی ایک نئی پالیسی کی شروعات کرتا ہے۔ اس کی فوج ایبیسینیا میں داخل ہو جاتی ہے، جو کہ خود مختار ملک ہوتا ہے اور لیگ آف نیشنز کا بھی ممبر ہوتا ہے۔ اس کے کیپٹل پر قبضہ کرنے کے باوجود اٹالین فوج کو مسلسل مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایبیسینیا کا جلا وطن حکمران امن کے معاہدے پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسپین میں ریپبلکنز اور نیشنلسٹ کے درمیان سول وار شروع ہو جاتی ہے۔ نیشنلسٹ پارٹی کو جرمنی اور اٹلی کی فوجی مدد حاصل ہوتی ہے۔ جرمنی اور اٹلی اس موقع پر ایک الائنس بناتے ہیں، جس سے روم برلن ایکسس الائنس وجود میں آتا ہے۔ جرمنی جاپانی حکومت کے ساتھ بھی ایک الائنس پہ دستخط کر دیتا ہے، جس نے 1931 میں مینچوریا پر حملہ کیا تھا۔ جاپان چائنا میں ہونے والی سول وار کا فائدہ اٹھاتا ہے، چائنا کے نیشنلسٹ اور کمیونسٹ کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتا ہے۔ 1937 میں مارکو پولو برج پر جاپان اور چائنیز فوج ایک دوسرے پر گولیاں چلا دیتے ہیں اور اس کے جواب میں جاپان چائنا پر حملہ کر دیتا ہے۔ جاپان بیجنگ اور شنگھائی پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر چائنا کے کیپٹل نینجنگ پر قبضہ کر لیتا ہے، جہاں وہ چائنا کے لوگوں کا قتل عام کرتا ہے۔ 1938 میں ہٹلر آسٹریا کو جرمنی میں شامل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی آرمی لے کر آسٹریا پہنچ جاتا ہے۔ اس کی لوکل نازی پارٹی گورنمنٹ پر دباؤ ڈال کر اسے جرمنی میں شامل ہونے پر مجبور کر دیتی ہے اور اس طرح بغیر کسی لڑائی کے آسٹریا جرمنی میں شامل ہو جاتا ہے۔